हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। आज जो है हम दो टॉपिक देखने वाले हैं, एक जेनेटिक काउंसलिंग एंड दूसरा एप्लीकेशंस ऑफ RFLP। दोनों टॉपिक को आज अपन देखने वाले हैं। दोनों में से सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम अपन लिख लेते हैं पहले, जेनेटिक काउंसलिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ RFLP। एप्लीकेशंस ऑफ RFLP। ये दो टॉपिक अपन आप आज देखने वाले हैं। ये है अपना टॉपिक, ठीक है। इसमें से पहला अपन स्टार्ट करते हैं जेनेटिक काउंसलिंग को। जेनेटिक काउंसलिंग ये होता क्या है? जेनेटिक काउंसलिंग, इसके बारे में अपन बात करें तो जेनेटिक काउंसलिंग इज़ ए कम्युनिकेटिव प्रोसेस। एक कम्युनिकेटिव प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इन विच डील विद ह्यूमन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अकरेंस एंड और रिकरेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन ए फैमिली। ऐसी जेनेटिक डिजीज़ या जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो एक फैमिली में अकर हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनका हम यहाँ पर जो है कम्युनिकेटिव वे में इनसे डील करने की कोशिश हम करते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं? जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग। तो ये तो हो गई अपनी जेनेटिक काउंसलिंग की डेफिनेशन एक तरह से, ठीक है। इसके बाद एक इंडिविजुअल हु सीक जेनेटिक काउंसलिंग इज नॉन एज कंसल्टेंट, ठीक है। जो जिस एनिमल की हम जेनेटिक काउंसलिंग कर रहे हैं, जिस एनिमल की हम जेनेटिक काउंसलिंग कर रहे हैं, उस इंडिविजुअल को अपन क्या बोल देंगे? उस इंडिविजुअल को हम बोल देंगे कंसल्टेंट। कंसल्टेंट, ठीक है, कंसल्टेंट उसको कह देते हैं। इसके अलावा काउंसलर इज एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ नेचुरल नॉन डायरेक्टिव मैनर एंड to provide support to the individual and family to copy with the decision that are made। एक काउंसलर जो होगा वो ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है इन ए नेचुरल नॉन डायरेक्टिव मैनर, एक नेचुरल नॉन डायरेक्टिव मैनर में जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, उसको हम क्या करें? टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द इंडिविजुअल एंड फैमिली। इस इंडिविजुअल और फैमिली के सपोर्ट में ये जो नॉन डायरेक्टिव और नेचुरल जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए काम में ले सकें। इस तरह से ये काउंसलर इस सारे प्रोसेस को काम में लेता है, ठीक है। इसके बाद पर्पस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग के पर्पस क्या क्या है? सबसे पहला पर्पस है कि ये प्रोवाइड करता है कॉन्क्रीट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। जो भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि हीमोफीलिया, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ये सारे के सारे जो है इनके लिए अगर हम डिसऑर्डर्स की करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर हम लेना चाहें तो ये इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है। उसके बाद रीअश्योर पीपल्स हु आर कंसर्न्ड दैट their child may inherit a particular disorder that the disorder will not occur। कि ये जो pupils हैं जिनके अंदर मान लो कि पेरेंट्स थे, उन पेरेंट्स के अंदर कोई डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर वो चाहते हैं कि वो उन्हीं के पास में ही उनकी पीढ़ी तक ही सीमित रहे, उससे आगे वाली जो पीढ़ी है, उनके जो बच्चे होने वाले हैं, आगे जो आएंगी पीढ़ी, उनके अंदर ये ट्रांसमिट ना हो। तो इसके लिए उन क्या करना पड़ेगा? इसके लिए वो इस डिसऑर्डर से डील करने के लिए जो है जेनेटिक काउंसलिंग करवा सकते हैं एंड अगली पीढ़ी में इसको जाने से रोकने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद अलाउ पीपल हु आर अफेक्टेड बाय इनहेरिटेड डिजीज टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस अबाउट फ्यूचर। जो पीपल्स इस बीमारी से अफेक्टेड है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड है, उनके अंदर ये इनहेरिटेड डिजीज़ जो है इनको
फ्यूचर के लिए इन्फॉर्म करने के लिए या फ्यूचर रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए इन्फॉर्म करने के लिए ये जो जेनेटिक काउंसलिंग है इसको काम में लिया जा सकता है। एंड उनको बताया जा सकता है कि फ्यूचर में जो आने वाली पीढ़ी है उनके साथ में ऐसा कुछ ना हो, तो उनको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद एजुकेट पीपल्स अबाउट इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स एंड द प्रोसेस टू इनहेरिटेंस। इस जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू हम और क्या कर सकते हैं, जो जितने भी लोग हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते क्या हैं और वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते रहते हैं, ठीक है, तो उनको कैसे हम रोक सकते हैं ट्रांसमिट होने से, ये सारे प्रोसेस जो है इनके बारे में जानकारी हमें लोगों को बता सकते हैं, इनके बारे में जो है लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू। इसके अलावा ऑफर सपोर्ट बाय स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू पीपल हु आर अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जब हमें पता पड़ जाएगा कि ये जो पर्सन है ये जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड है, ठीक है, हमें पता पड़ गया कि ये अफेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे फिर इस स्किल्ड जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके थ्रू यहाँ पर इनको सपोर्ट हम प्रोवाइड करवा सकते हैं कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको ट्रीट किया जा सकता है और उसको ट्रीट करने में भी उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है। इसके अलावा स्टेप्स ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर कुछ स्टेप्स इंक्लूड करते हैं हम। उन स्टेप्स की हम बात करें तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन जो है उसके बारे में हम बात करें तो इसमें होता क्या है, इंक्लूड प्रेजेंट पास्ट हिस्ट्री, डिटेल्ड फैमिली हिस्ट्री, या इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया है हमने, प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट जो हिस्ट्री रही है एक फैमिली की उसको हम यहाँ पर सबसे पहले तो लेंगे पूरी स्टडी करने के लिए, पूरी फैमिली की हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे पूरी हिस्ट्री को लेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री जो है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, स्टिल बर्थ एंड अबॉर्शंस ऑफ एनी एंड एक्सपोजर ऑफ टेरेटोजन। जब तक कि कोई एक टेरेटोजन जिसके अंदर कोई डिजीज़ शो हो रही हो, ऐसे कोई टेरेटोजन जो है वो जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हम क्या करते हैं, या तो कोई टेरेटोजन मिलना चाहिए या तो अबॉर्शन होना चाहिए। जब किसी चाइल्ड का अबॉर्शन इसके कारण हो जाएगा जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, इस वाली प्रोसेस को हम प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। किसके थ्रू, जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू। और उसको मतलब जेनेटिक काउंसलिंग करके हम पता लगाएंगे पहले कि यहाँ पर कोई डिसऑर्डर है या नहीं, अगर है तो इसको यहाँ पे अबॉर्शन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, एक्सपोजर टू टेरेटोजन, टेरेटोजन का एक्सपोजर हो सकता है। इसको हम दोनों को ही यहाँ पर रोकने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। इसके बाद केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ अफेक्टेड या फोटोग्राफ, अफेक्टेड जो है उसको हम कैसे केयरफुली एग्जामिन कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स के थ्रू, ठीक है, मेजरमेंट्स के थ्रू। इन दो प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर केयरफुल एग्जामिनेशन कर सकते हैं अफेक्टेड पीपल्स का एंड ऑफ अपेरेंटली अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स इन ए फैमिली। एक फैमिली के अंदर जितने भी अफेक्टेड और अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको हम यहाँ पे सेपरेट करने के लिए इसकी हेल्प ले सकते हैं फैमिली हिस्ट्री को पढ़ते हुए। कि फैमिली की हिस्ट्री को हमने देखा, फैमिली हिस्ट्री पूरी देखने के बाद हमें पता पड़ा कि यहाँ पर कुछ अफेक्टेड आ रहे हैं, कुछ अनअफेक्टेड आ रहे हैं, ठीक है। तो जो अनअफेक्टेड है उनको अफेक्टेड पीपल से अलग करने में हम यहाँ पे इसकी हेल्प ले सकते हैं जेनेटिक काउंसलिंग की, ठीक है। इसके अलावा कंस्ट्रक्ट ए 3 जनरेशन पेडिग्री डायग्राम विद देयर एज, सेक्स एंड स्टेट ऑफ हेल्थ। ये जो हमने पूरी हिस्ट्री को स्टडी किया, पूरी हिस्ट्री को जब हमने स्टडी किया तो हम यहाँ पे कम से कम 3 जनरेशन, दादा, पिता एंड पोता, जो प्रेजेंट जनरेशन है वो, ठीक है, इन 3 जनरेशन का हम यहाँ पर पेडिग्री डायग्राम तैयार करेंगे। पेडिग्री डायग्राम जैसे दादा, मतलब मान लो एक पीढ़ी है ये वाली, जिसके अंदर ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, मेल एंड ये
फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। मान लो फीमेल जो है वो क्या है, कैरियर है, और मेल जो है वो हेल्दी है। दोनों में मैटिंग हुई, मैटिंग होने के कारण यहाँ पर इनको मिले दो चाइल्ड मिल गए। दो चाइल्ड कौन कौन से मिल गए, एक गर्ल चाइल्ड और एक बॉय चाइल्ड। ठीक है, एक गर्ल चाइल्ड एक बॉय चाइल्ड मिल गए। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ कि जो गर्ल चाइल्ड है ये तो हो गया कैरियर, और बॉय चाइल्ड जो है ये है अफेक्टेड। बॉय चाइल्ड क्या है, अफेक्टेड है, इसको डिजीज़ है। ये कैरियर है, गर्ल चाइल्ड कैरियर एंड बॉय चाइल्ड अफेक्टेड है। तो अब इसका जब हम आगे एक हेल्दी फीमेल के साथ मेटिंग करेगा जब ये, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो भी इसकी प्रोजेनी आएगी, जैसे इसका अगर मेल आता है, आगे बॉय चाइल्ड आता है और एक गर्ल चाइल्ड आती है। ठीक है, ये तो बॉय चाइल्ड, ये गर्ल चाइल्ड। ठीक है, और मान लो कि ये डिजीज़ क्या थी, एक्स लिंक्ड डिजीज़ थी। ठीक है, एक्स लिंक्ड डिजीज़ थी। तो क्या फादर से बॉय में या लड़के में क्या एक्स क्रोमोसोम जाएगा, नहीं, क्या जाएगा, वाई क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम अगर जाएगा तो मतलब ये अफेक्टेड वाला एक्स क्रोमोसोम नहीं गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, हेल्दी। यहाँ पे मदर जो है वो बिल्कुल हेल्दी है, इसको हमने कैरियर भी नहीं लिया है और अफेक्टेड भी नहीं लिया है। बट जो गर्ल चाइल्ड है इसके पास में एक एक्स क्रोमोसोम तो आता है मदर से जो कि हेल्दी टाइप का होगा, दूसरा एक्स क्रोमोसोम आता है फादर से जो कि अफेक्टेड टाइप का होगा। तो मतलब ये एक एक्स क्रोमोसोम इसका अफेक्टेड है, तो ये कैसे होगी, कैरियर होगी। अगर ये रिसेसिव टाइप की डिजीज़ है तो, अगर डोमिनेंट होगी तो ये यहाँ पे क्या होगी, अफेक्टेड चाइल्ड यहाँ पे मिलेगा। इस तरह से हम यहाँ पर इस पूरी पेडिग्री को ले सकते हैं। ठीक है, पेडिग्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद क्या क्या काम में लिया पेडिग्री डायग्राम को बनाने के लिए, सबसे पहला एज, दूसरा सेक्स या जेंडर, एंड तीसरा हो गया स्टेट ऑफ हेल्थ, तो उनकी हेल्थ का स्टेटस है क्या। इन तीन चीज़ों को हम काम में लेते हुए एक पेडिग्री डायग्राम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। इसके बाद ये जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर अपन देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं रिकरेंस रिस्क। रिकरेंस रिस्क को यहाँ पर हम जो है इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके लिए हम रिकरेंस रिस्क जो है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो है यहाँ पर टेक इनटू अकाउंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस। जो है मोड ऑफ इनहेरिटेंस जो है, इसको यहाँ पे हमें अकाउंट में लेना पड़ेगा, इसको यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा मोड ऑफ इनहेरिटेंस को, क्योंकि यही चीज़ जो है ये बताएगी कि रिकरेंस ऑफ रिस्क कितना है और कितना नहीं है। एनालिसिस ऑफ पेडिग्री और फैमिली ट्री, इसके अलावा हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे किसके लिए, मोड ऑफ इनहेरिटेंस के लिए, कि पेडिग्री में कितने पर्सन यहाँ पे अफेक्टेड आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। इस हिसाब से हम पता करेंगे कि ये डिजीज़ है कैसी, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, या वाई लिंक्ड डिजीज़ है। ठीक है, इस तरह से हम जो है यहाँ पर इसका पता लगाते हैं। रिजल्ट ऑफ वेरियस टेस्ट्स, इसके अलावा जो वेरियस टेस्ट हम करते हैं डिजीज़ के लिए, कि डिजीज़ यहाँ पर है या नहीं है, इन पर्सनस का पता लगाने के लिए, तो वो यहाँ पे रिजल्ट्स को भी हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। इसके बाद मोस्ट क्रूशियल स्टेप जो है वो ये है कि कंफर्म द डायग्नोसिस बाय अवेलेबल डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। जो अवेलेबल डायग्नोस्टिक टेस्ट्स है जिनसे हमने बीमारी का पता लगाने की कोशिश की है, इन ही की सहायता से हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं डायग्नोसिस को। कंफर्म थी डायग्नोसिस को, हम डायग्नोसिस को यहाँ पे क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में है ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन विद एम्पल टाइम फॉर डिस्कशन एंड क्वेश्चंस।
इन्फॉर्मेशन जो है, जो यहाँ से हमें मिल रही है, इसको हम ट्रांसमिट करेंगे आगे, ठीक है, जिससे हम डिस्कशन कर सकें एंड क्वेश्चंस पुट अप कर सकें, जिससे इससे होगा क्या कि जैसे अगर हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा जो माइंड हैं वो हमारे पास होते हैं। आपस में डिस्कस करके साइंटिस्ट जो है वो पता लगा सकते हैं कि ये डिज़ीज़ जो है इसका रीज़न क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे आइडिया हमारे पास होंगे, सबको हम अप्लाई करके देखेंगे तो हमें जो है रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अगर हम एक पर्सन इस काम को करने जाता है तो वो सक्सेसफुल हो या ना हो, बट अगर बहुत सारे पर्सन काम करते हैं तो उनमें से कोई ना कोई सक्सेसफुल ज़रूर होगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देंगे दूसरे साइंटिस्ट के पास, जिससे कि जो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं जुड़ सके इस काम को पूरा करने के लिए, एंड डिस्कशन एंड क्वेश्चन पुटअप्स वाला काम यहाँ पर हो सके। इसके बाद डिस्कस अवेलेबल ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट। इसके बाद जो ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑफ डिजीज़ एंड प्रिवेंशन ऑफ नॉन कॉम्प्लिकेशंस। जो नॉन कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको हम जानते हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए, उन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पर कौन कौन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इनकी भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। उनको ऑप्शंस को हम यहाँ पे खोज सकते हैं। और प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसके अलावा जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने से रोकने का भी हम यहाँ पे प्रयास कर सकते हैं, इनको यहाँ पे जाने से रोक सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी हम करवा सकते हैं। अगर हमें पता पड़ता है कि हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते और ये बच्चा जो होगा ये डिसऑर्डर के साथ होगा, तो हम यहाँ पे इस प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रुप ऑफ पेशेंट्स और पेरेंट ऑफ चिल्ड्रन विद सेम डिसऑर्डर जो है उसको हम यहाँ पर एक ही जगह पर रखेंगे। अगर सेम डिसऑर्डर वाले जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उन सबको हम एक जगह पे रखते हैं ताकि वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, ठीक है, सपोर्ट ग्रुप्स। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ RFLP। RFLP के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। RFLP होता क्या है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये एक मार्कर है, जेनेटिक मार्कर, जिसके थ्रू हम जेनेटिक मैपिंग कर रहे थे। RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। इसके अंदर हम करते क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू इसको डाइजेस्ट करवाते हैं और हर एक जीनोम सीक्वेंस या DNA के अंदर जो है यहाँ पर अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी। रेस्ट्रिक्शन साइट अलग अलग होने के कारण जितने भी फ्रेगमेंट हमें मिलेंगे उनकी लेंथ भी यहाँ पर हमें डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। उस डिफरेंट लेंथ को हम यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं एंड पता लगा सकते हैं कि ये जो DNA है इसके अंदर कितनी वेरिएशंस पाई जा रही है और कितनी वेरिएशंस नहीं पाई जा रही है, ठीक है। इसके बेसिस पर अपन जेनेटिक मैपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके लिए RFLP का जो एप्लीकेशंस है उनको हम देख लेते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। इन फोरेंसिक डिपार्टमेंट, जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट होता है जो कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनका पता लगाने के लिए, एंड जो पैलियोंटोलॉजी है उसके अंदर डेटिंग का पता लगाने के लिए, इन सब के लिए यहाँ पर जो है फोरेंसिक डिपार्टमेंट का हम काम में लेते हैं, फोरेंसिक डिपार्टमेंट को। तो फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर भी हम RFLP को यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इन डिजीज़ प्रोग्नोसिस, पहले से ही जो डिजीज़ हो रखी है उनका पहले ही पता लगा लेना, ठीक है। उनका जो मतलब कैरेक्टर शो हो उससे पहले ही उसका पता लगाना, ये भी हम कर सकते हैं। इन जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग में जो कि हमने अभी पढ़ी उसके अंदर भी हम यहाँ पे काम में ले सकते हैं। इन पेडिग्री एनालिसिस में भी काम में ले सकते हैं। इन वेरिएटल,
वेरिएटल या वेरिएटल जो है इसके अंदर हम कैसे काम में ले सकते हैं, जैसे मान लो डाइवर्सिटी जो है वो अर्थ के ऊपर बहुत सारी देखने को मिलती है। हमें पता है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी यहाँ पे अर्थ पे देखने को मिल रही है। अब ये जो डाइवर्सिटी है इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हम मॉर्फोलॉजिकली देख लें, बाहर से देख लें बस, ठीक है, या मॉर्फोलॉजिकली, या फिर ऐसे समझ लो कि जो मतलब उसके फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स है उनके बेसिस पर देख लें। दूसरा, हम इसको मोलिकुलर लेवल पर देखना चाहें कि इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस पाए जा रहे हैं, जीन लेवल पर, प्रोटीन लेवल पर, ये जो है ये क्या क्या डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसको डिटेक्ट करना है अगर हमें डीएनए में डिफरेंस को पता करना है कि एक स्पीसीज का डीएनए दूसरी वाली से किस तरह से डिफरेंट है, अगर हमें ये पता करना है तो हम इसके लिए किसको काम में ले सकते हैं, RFLP को काम में ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो अब हम इसको एक एक को देखते हैं। जैसे सबसे पहला फोरेंसिक जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर कैसे हम यहाँ पर RFLP को काम में ले सकते हैं। RFLP को सबसे पहला हम किस में काम में ले रहे हैं, फोरेंसिक जो डिपार्टमेंट है वो आजकल काम में आ रहा है क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए। तो कैसे हम क्रिमिनल केसेस को सॉल्व कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में काम में आ रहा है। एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है बाय एग्जामिनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस यूनिक टू दैट स्पीसीज। इस स्पीसीज के लिए जो यूनिक डीएनए सीक्वेंस है उसके लिए हमें यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम करेंगे क्या, टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल फोरेंसिक साइंटिस्ट कैन स्कैन 13 नंबर ऑफ डीएनए। जो 13 नंबर का जो डीएनए है रीजन, उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई, स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। स्कैन करने के बाद दैट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये जो 13 नंबर का जो क्रोमोसोम है, जो 13 नंबर का जो डीएनए है, इसकी एक खासियत है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है। जैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आप जब मीज़र करने जाएंगे तो हमें पता पड़ेगा कि ये उस पर्सन में दूसरे पर्सन से अलग टाइप का पाया जा रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है एंड यूज़ द डाटा टू क्रिएट अ डीएनए प्रोफाइल ऑफ दैट इंडिविजुअल। इसको हम एक इंडिविजुअल की डीएनए प्रोफाइल को तैयार करने के लिए भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देयर इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल चांस दैट अनदर पर्सन हैज़ द सेम डीएनए प्रोफाइल फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ 13 रीजन। जो ये 13 नंबर का डीएनए है इसके लिए एक बहुत ही रेयर चांस पाए जाते हैं, बहुत ही रेयर, मतलब ऐसा कभी कभी देखा गया है कि 13 नंबर का डीएनए जो है वो 2 पर्सन के लिए बिल्कुल सेम टू सेम हो, ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही कम रेयर केसेस में देखने को मिलता है। बाकी जो है लगभग जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सब में यहाँ पर 13 नंबर का जो डीएनए है वो डिफरेंट ही देखने को मिलेगा, ठीक है, अलग ही देखने को मिलेगा। जैसे कि ये डीएनए जो है वो हम कहाँ से अलग कर सकते हैं, ब्लड से, इसके अलावा बोन से या हेयर से, या फिर अनदर कोई भी अदर बॉडी टिश्यू एंड प्रोडक्ट अगर हमें मिलता है तो वहाँ से हम यहाँ जो है इस डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन में कैसे काम में ले रहे हैं क्रिमिनल केसेस में, वो देखते हैं। एक सीरीज ऑफ प्रोब जो है वो हम तैयार करते हैं, इनको बाउंड करवाते हैं। तो डीएनए सैंपल, डीएनए के सैंपल से बाउंड करवाएंगे, क्रिएट्स ए डिस्टिंक्टिव पैटर्न फॉर एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लिए डिस्टिंक्टिव पैटर्न को हम तैयार कराएंगे। तैयार करवाने के बाद फोरेंसिक साइंटिस्ट जो है वो कंपेयर कर सकते हैं दिस डीएनए प्रोफाइल टू डिटरमाइन वेदर द सस्पेक्ट सैंपल मैच और एविडेंस सैंपल। ये जैसे सस्पेक्ट है हमारे पास, हमें पता है कि ये 2 या 3 लोग हैं जो सस्पेक्ट है, इन्होंने ही क्रिमिनल केसेस के अंदर इन्वॉल्व है, इनमें से कोई सा एक जो है वो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। बट हमारे पास जो है इसके लिए प्रूफ बस एक है कि इसका ब्लड सैंपल मिला है या फिर हेयर सैंपल मिला है या कोई बॉडी टिश्यू की सेल मिली है। हम क्या कर सकते हैं, अब इसको कैसे पता लगाएंगे, तो इसको हम फोरेंसिक लैब के अंदर जब टेस्ट करेंगे
प्रोब्स की हेल्प से हम एक पैटर्न तैयार करेंगे और उस पैटर्न को एक एक पर्सन के जो डीएनए है उसके साथ में मैच करने की कोशिश करेंगे, 13 नंबर वाले डीएनए को। जब हम मैच करने की कोशिश करते हैं तो हमें दो रिजल्ट मिल सकते हैं, या तो वो मैच करेगा या तो मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो सिमिलर पाया जाता है, अगर वो सिमिलर पाया गया तो मतलब वो पर्सन क्या है, वो ही पर्सन क्रिमिनल है और उसी ने ही ये क्रिमिनल केसेस के अंदर मतलब यही पर्सन क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है। अगर वो सिमिलर नहीं है, डिस्टिंक्टिव पाया जा रहा है, अलग अलग पाया जा रहा है ना, तो यहाँ पे फिर उसका हम क्या रिजल्ट निकालेंगे कि ये पर्सन क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व नहीं है। तो यही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको हम आगे चलते हैं, या हम और क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू दो काम और कर सकते हैं। अगर हमें किसी की पैटर्निटी टेस्टिंग करवानी है या मैटरनिटी टेस्टिंग करवानी है कि ये पर्सन जो है इसके माता पिता कौन है, इसका हमें पता लगाना है, तो वो भी हम किससे कर सकते हैं, इस RFLP के थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ RFLP फॉर डिजीज़ प्रोग्नोसिस। डिजीज़ का हमें पता लगाना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे RFLP की हेल्प से, वो देखते हैं। RFLP जो है ये अलाउ करते हैं इन्वेस्टिगेटर को कि पोटेंशियली जो डिफेक्टिव डीएनए पाया जा रहा है, डीएनए सीक्वेंस पाई जा रही है, इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। इसको इफेक्टिवली हम RFLP के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं एक डिजीज़ को जो कि स्पेसिफिक म्यूटेशनल साइट की प्रेजेंस के बेसिस पर यहाँ पे डिफरेंट पाई जा रही है, उस डिजीज़ को हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं RFLP की हेल्प से। डायग्नोसिस यूटिलाइज RFLP लिंकेज। ये जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो ये डायग्नोसिस जो है वो यूज़ करता है किसको, RFLP लिंकेज एनालिसिस। RFLP की लिंकेज एनालिसिस को ये काम में लेते हुए इस डिजीज़ का पता लगाते हैं। कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर बाय कंपेयरिंग जीनोटाइप्स। ये जो एनालिसिस है ये एक्सटेंड हो सकती है फर्दर बाय कंपेयरिंग जीनोटाइप बिटवीन ए नोन हुज स्टेटस इज अननोन, ठीक है। जो एक नोन है उसका उस अननोन पर्सन के साथ हम यहाँ पर कंपैरिजन करके पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कहाँ पर म्यूटेशन है, कहाँ पर म्यूटेशन नहीं है। The approach is applicable to single gene disorder inherited as autosomal dominant और X-linked trait। ये जो अप्रोच है इसको हम एप्लीकेबल बना सकते हैं, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं टू सिंगल जीन डिसऑर्डर, एक सिंगल जीन डिसऑर्डर के लिए इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट की तरह जो इनहेरिट हो रहा है, और एक्स लिंक्ड ट्रेट, एक्स लिंक्ड ट्रेट की तरह जो यहाँ पर आगे ट्रांसमिट हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, RFLP के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। क्लोन्ड जीन्स जो होते हैं, क्लोन्ड जीन्स जो हैं जो कि मॉडिफाइड है विद स्पेसिफिक म्यूटेशनल चेंजेस, एक स्पेसिफिक म्यूटेशनल चेंज के साथ में जो मॉडिफाइड हैं उनकी एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर, उनको हम यहाँ पर जो है डायरेक्ट म्यूटाजेनेसिस के लिए काम में ले सकते हैं। ठीक है, चलो जैसे क्लोन है एक, ठीक है, एक क्लोन तैयार किया है हमने म्यूटाजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू। म्यूटाजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू कैसे तैयार किया, सबसे पहले हमने क्या किया कि कोई वायरस लिया या वेक्टर लिया, ठीक है, जिसके अंदर हम साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन करवाना चाहते हैं, उस जीन को हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, और उसको फिर हमने छोड़ दिया वेक्टर की तरह ट्रांसमिट होने के लिए, ठीक है। जैसे ही वो वेक्टर आगे जाएगा, एक सेल को इन्फेक्ट करेगा वायरस, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन करके अपना डीएनए उसके अंदर इंसर्ट करेगा। जैसे ही वो इंसर्ट करेगा, उसकी सीक्वेंस के अंदर जो डीएनए सीक्वेंस है उसके अंदर जो है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी वहाँ पर पहुँच जाएगा। ये पहुँच गया, ये वाली जो प्रोसेस है इसको हमने क्या कह दिया, म्यूटाजेनेसिस, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें म्यूटेशन को क्रिएट करवाया है, ठीक है। तो म्यूटाजेनेसिस के थ्रू जो ये क्लोन बन रहे हैं, इनको भी हम यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये बने या नहीं बने, ये पूरी तरह से तैयार है या नहीं है, इनका भी हम यहाँ पे जो है पता लगा सकते हैं। इसके बाद जैसे देखो, एक डिजीज़ का हम पता लगाते हैं RFLP के थ्रू। कैसे पता लगाते हैं? जैसे मान लो ये नॉर्मल सेल थी, एक हमने ली नॉर्मल सेल, उस नॉर्मल सेल का हमने यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया, और डाटा कलेक्ट करने के बाद जो सीक्वेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स की, वो हमने यहाँ पर डिटेक्ट कर ली। इसके अलावा DNA और RNA के अंदर क्या क्या सीक्वेंस थी वो भी हमने डिटेक्ट कर ली। ये DNA सीक्वेंस है, DNA के अंदर पाई जाने वाली सीक्वेंस, ये हो गई अपनी mRNA के अंदर पाई जाने वाली सीक्वेंस, और ये प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस। ये सारी चीज़ें हमने डिटेक्ट कर ली, किसके लिए? एक नॉर्मल सेल के लिए। जब हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक मान लो कोई एक डिजीज्ड पर्सन आता है जिसके अंदर डिजीज़ है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जिसके अंदर क्या होता है कि जो RBCs होती हैं वो नॉर्मल ऐसी शेप की होने के बजाय ऐसी शेप की नहीं हो पाती, वो कैसी शेप की हो जाती है? ऐसी, जैसे जो दराती होती है जिससे कि फसल काटने वाला काम होता है, ठीक है, उसकी शेप की हो जाती है, सिक्कल की शेप की हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? सिक्कल सेल एनीमिया, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती है प्रॉपर वे में, इसलिए एनीमिया को ये कोज करती है, ठीक है। तो अब इसका जब हमने रीज़न देखने की कोशिश की कि ये रीज़न क्या है इसका, तो DNA को जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि ये जो सीक्वेंस थी ये पूरी नॉर्मल है, बट एक जो सिक्स्थ नंबर का जो कोडन है इसके अंदर CA जीन जो है, जीन के अंदर तो क्या हुआ? CAT, यहाँ पे आना था CTT, आ गया CAT, A आ गया T की जगह पे, ठीक है। इसके कारण जो mRNA बना, mRNA में जो कोडोन आया वो आ गया GUA, ठीक है। यहाँ पे आना था GAA, आ गया GUA। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब GAA आ रहा था तो ये ग्लूटामीन को कोड कर रहा था, अमाइनो एसिड ग्लूटामीन को कोड कर रहा था, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड है, नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड है, ठीक है। बट जब हमने इसको यहाँ पर देखा तो ये GUA जो है ये कोड कर रहा था वेलिन को, जो कि एक साइड चेन में जिसके ऊपर कोई चार्ज पाया ही नहीं जाता, ये एक तरह से जो है बिना चार्ज वाला, या एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोफोबिक टाइप का जो है यहाँ पे अमाइनो एसिड होता है। ये हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक में चेंज हो गया। इसके कारण जो इसकी टर्सरी शेप बननी थी, टर्सरी शेप जो बननी थी RBC की, वो कैसी बन गई? ऐसे ये सिक्कल के जैसी बन गई। इसलिए ये जो है रीज़न बन गया किसके लिए? सिक्कल सेल एनीमिया के लिए, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ RFLP इन जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग में कैसे काम में लेते हैं? जेनेटिक काउंसलिंग हमने पढ़ी है अभी, उसके अंदर क्या कर रहे थे हम? जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं उनका पता लगाने के लिए यहाँ पे काम में ले रहे थे, ठीक है। तो जेनेटिक काउंसलिंग में RFLP को भी हम काम में ले सकते हैं। कैसे काम में ले सकते हैं? इफ़ अ पर्टिकुलर RFLP इज यूजुअली एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज, एक पर्टिकुलर RFLP जो कि एसोसिएटेड होती है किसके साथ? एक जेनेटिक डिजीज के साथ, then the presence or absence of that RFLP can be used to counsel people about the risk of developing or transmitting the disease। जैसे एक डिजीज़ थी, एक डिजीज़ है, ठीक है, इसके पास में जो है RFLP एसोसिएटेड या RFLP जो है उससे जुड़ने वाली जो पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज़ यहाँ पर पाई जा रही है, पर्टिकुलर जेनेटिक सीक्वेंस यहाँ पर पाई जा रही है, उस सीक्वेंस को अगर ये डिजीज्ड पार्टिकल जो है इसके पास में अगर ये पाई जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये RFLP वाला जो फ्रेगमेंट है इसको हम यूज़ में लेकर के, प्रोब को काम में लेकर के हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर
इस डिजीज़ के ट्रांसमिट होने को, इस डिजीज़ के काउंसलिंग में, एंड ये डिजीज़ के जो डेवलप होने के रिस्क हैं, इन सब को हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। किसके थ्रू? RFLP के थ्रू। तो ये हो गया अपना यूज़ ऑफ RFLP इन जेनेटिक काउंसलिंग। उसके बाद हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ RFLP इन पेडिग्री एनालिसिस, या पेडिग्री के अंदर कैसे काम में ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये पेडिग्री है क्या, वो अपन ने देख लिया। इसके अंदर क्या क्या देखा हमने कि पेडिग्री जो है वो कुछ इस तरह से बनाते हैं। इसके अंदर कुछ सिंबल्स हैं, उनको अपन देख ले ढंग से। ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर ये गोले में है तो ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, ठीक है। अगर इन दोनों को, मेल और फीमेल को, एक आड़ी लाइन जोड़ रही है तो ये बताती है किसको? मेटिंग को, ठीक है, मेटिंग को बताती है। एंड अगर एक लाइन इस तरह से दो पर्सन्स को जोड़ रही है तो ये या तो ब्रदर्स या फिर सिस्टर्स या ब्रदर सिस्टर को दिखाती है, ब्रदर सिस्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और अपन देखना चाहें कि ये जो अगर किसी पर्सन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि ये कैरियर टाइप का है, ठीक है। और अगर इसको पूरा डार्क दिखा रहे हैं, अगर इसको पूरा डार्क दिखा रहे हैं तो ये डिजीज्ड को दिखाता है। डिजीज्ड पर्सन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये सिंबल्स हैं जो ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कैसे कौन सा वाला साइन किस चीज़ को दिखा रहा है। इन्हीं को हम डिटेक्ट करते हुए, इन्हीं को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हुए हम एक पेडिग्री का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ये पेडिग्री के अंदर हम RFLP को कैसे काम में ले रहे हैं वो हम देखते हैं। तो देखो, एक ह्यूमन में वन मेटिंग रेयरली हैज़ इनफ चिल्ड्रन टू गिव रिलायबल रेशियो। एक अगर एक बार हम मेटिंग करवा रहे हैं एक ह्यूमन के अंदर, वुमन एंड मैन के अंदर एक बार मेटिंग करवा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर रेयरली इनफ चिल्ड्रंस जो है ये हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। इनका बहुत ही रेयर रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। इन दैट केस वन कैन स्टिल डू पेडिग्री एनालिसिस। इस केस में यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक पेडिग्री एनालिसिस को तैयार कर सकते हैं जिससे कि हमें पहले ही रिजल्ट का पता पड़ सके। जब हम मॉडर्न पेडिग्री एनालिसिस की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मोर सोफिस्टिकेटेड होती है, ठीक है। जो कि जितने भी हम और दूसरे हम काम कर सकते हैं उन सब से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ये टाइप की पेडिग्री एनालिसिस होती है। इसके बाद ये पेडिग्री जो है ये क्या क्या शो करती है, इनहेरिटेंस ऑफ ए RFLP, एक RFLP मार्कर की इनहेरिटेंस को शो करती है थ्रू 3 जनरेशंस इन अ सिंगल फैमिली। एक जनरेशन की एक फैमिली की 3 जनरेशंस के अंदर यहाँ पे हम RFLP की जो इनहेरिटेंस है इसको हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। A total of 8 एलील्स, जो 8 एलील है उनको हम यहाँ पर एक साथ, नंबर ऑफ द लेफ्ट ऑफ द ब्लॉट, इनको हम 8 एलील को यहाँ पर एक साथ जो है एक फैमिली में डिटेक्ट कर सकते हैं। द RFLP ऑफ ईच मेंबर ऑफ द फैमिली आर प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो हिज और हर सिंबल एंड RFLP नंबर्स, ठीक है। ये जो RFLP का जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, RFLP का जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, इस रिजल्ट को एंड जो नंबर ऑफ RFLP हमने की है, RFLP का जो नंबर है, जिस नंबर पे हमने किया है वो, इसको हम डायरेक्टली उस फैमिली के मेंबर के पास में
या मेंबर के नीचे जो रिजल्ट हमें मिला है उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि वो फैमिली का मेंबर डिजीज्ड मिला, उसको हम क्या करेंगे, डार्क दिखाएंगे। अगर वो कैरियर मिला तो हम क्या करेंगे, उसको हाफ ब्लैक, हाफ डार्क एंड हाफ लाइट कलर में दिखाएंगे, यहाँ पे शो करेंगे। इस तरह से जो है हम यहाँ पर RFLP को काम में लेते हुए पेडिग्री को दिखाते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ RFLP इन वेरिएटल्स, जो वेरिएटल या डाइवर्सिटी, एक तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो है इसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम यहाँ पर RFLP को काम में ले सकते हैं। कैसे काम में ले सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी स्पीसीज टू स्पीसीज जो है 13 नंबर का DNA वेरी करता है, हर एक स्पीसीज के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे वेरी करता है। DNA की जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ वेरी ज़रूर करेगी। अगर हम स्पीसीज टू स्पीसीज बदलते जा रहे हैं, अलग अलग स्पीसीज के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल ही जाएंगे, है ना। तो इन सब को हम जब RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाते हैं तो अलग अलग साइट के ऊपर जाके ये कट करेंगे। इससे के कारण जो लेंथ ऑफ फ्रेगमेंट मिलेगी हमें वो डिफरेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब लेंथ ही डिफरेंट होगी तो हम इनको डिटेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि ये दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर है या एक ही स्पीसीज के मेंबर है। इसी तरह से हम यहाँ पे डाइवर्सिटी को भी काउंट करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम यहाँ पे काउंट करते हैं। वी हैव इवेल्युएट RFLP मार्कर्स एज टूल टू assessing genetic variations and determining the relationship among a different population from a wide range of geographical origin and representing species. वाइड रेंज ऑफ जो जोग्राफिकल ओरिजिन पाया जा रहा है उसके अंदर यहाँ पर रिप्रेजेंटिंग स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम RFLP को काम में ले सकते हैं। RFLP यूजेज इन वेरीफाई वेरिएटल आइडेंटिटी एंड स्टेबिलिटी। तो वेरीफाई करने के लिए काम में आती है, किसको, जो वेरिएटल आइडेंटिटी एंड स्टेबिलिटी पाई जा रही है उन सबको यहाँ पर दिखाने के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें काम में आ रही होती है। आज हमने देखा जेनेटिक काउंसलिंग एंड RFLP जो है उसके एप्लीकेशंस को देखा। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने के बाद आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। बाकी का जो है वो अपन देखते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।